Today we are going to discuss how to start a small scale industry. When we are talking about how to start a small scale industry, we need to know something about such types of industries which come under small scale. Although the domain of small scale industries include micro as well as medium enterprises, because we have the term MSME, that is micro, small and medium scale enterprises. So there are certain specific features of these types of industries. Some sort of protections are also meant for these industries, and there are some items which are specifically reserved for such types of industries, like small items which are mostly in the domain of such industries, जैसे सपोज अगरबत्ती होती हैं, कैंडल्स होते हैं, पिकल्स होते हैं, पेपर बैग्स होते हैं, वो स्टेशनरी के वो जो पेंसिल्स होते हैं, बॉल पॉइंट पेन्स होते हैं, या वो बैग्स होते हैं, बकेट्स होते हैं, पीवीसी पाइप्स होते हैं, कुछ टाइप्स के वो गम्स होते हैं, लॉक्स होते हैं, नहीं स्टील चेयर्स होते हैं, स्टील अलमीराज होते हैं. तो ये कुछ आइटम्स हैं जो कि रिज़र्व रखे गए हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो MSME में आते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, ताकि ये छोटे छोटे कारखानों में ये चीज़ें बन सके और इनको बहुत बड़े लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस के साथ कंपटीशन ना हो. तो इसलिए कुछ चीज़ें जो कि रिज़र्व रखे गए हैं, जैसे इसमें लिखा है आपका लिस्ट ऑफ आइटम्स रिजर्व्ड फॉर एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चर इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. तो अगर किसी को एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलनी है तो उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से आइटम्स हैं जो रिजर्व्ड हैं फॉर एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चर और इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि उससे उसको जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ उसका कंपटीशन उसमें नहीं होता है. तो अब जब हम बात करते हैं कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसे स्टार्ट किया जाता है, तो ये एक जनरल एंटरप्रेन्योरल लेसन है जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ किसी भी सेक्टर में आ सकते हैं. लेकिन अगर हम टूरिज़्म की बात कर लेंगे तो टूरिज़्म में अगर किसी को एक अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसको हम कहेंगे टूरिज़्म एंटरप्रेन्योर, तो हम थोड़ा इसको टूरिज़्म के हिसाब से ही इसको हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगा. तो सपोज आई विल टॉक अबाउट a small business in tourism. If anybody wants to set a, कौन सा बिजनेस टूरिज्म में हो सकता है छोटे लेवल पे? ओके, ट्रैवल एजेंसी की हम बात कर लेंगे. सपोज इफ एनीबडी वांट्स टू सेट अप ए ट्रैवल एजेंसी, तो अब उसको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? ओके, आपको ज़ैनब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? सर. ओके, अगर आवाज़ में कोई लगी डिस्टर्बेंस तो मुझे बताना. तो हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी को एक ट्रैवल एजेंसी अपनी स्टार्ट करनी है, अपनी ट्रैवल एजेंसी सेट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीजर उसके लिए है. तो सबसे पहले
जब हम बात करते हैं एक ट्रैवल एजेंसी की, तो उसमें उसको भी यही करना है, जैसे मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। उसको एक मार्केट सर्वे करने की ज़रूरत है पहले, क्योंकि इट इज़ द मार्केट सर्वे through which the entrepreneur can come to know about the possible opportunity। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे आपके सिलेबस में यहाँ पर है मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। तो एक अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए उसको पहले एक मार्केट सर्वे करने की ज़रूरत है। तो एक एंटरप्रेन्योर जो एक ट्रैवल एजेंसी सेट करना चाहता है, तो उसको अपना एक मार्केट सर्वे करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको देखना है कि क्या ट्रैवल एजेंसी का मार्केट है यहाँ पे या नहीं। जैसे कोई कभी एक प्रोविजन स्टोर खोलता है अपने मोहल्ले में, अपनी गली में किराना की दुकान खोलता है, तो दुकान खोलने से पहले उसकी नज़र रहती है इस पे कि क्या यहाँ पे लोग हैं जो किराना ख़रीदते हैं, जिनको प्रोविज़न की ज़रूरत है। वो देखता है इस मोहल्ले में कितने घर हैं, तो उनके मोस्टली उनके जो परचेजिंग हैबिट्स हैं, जो वो ख़रीदते हैं प्रोविज़न, उनको थोड़ा सा वो स्टडी करता है। फिर देखता है कि कहीं मोहल्ले में ऑलरेडी किराना दुकान तो नहीं है, अगर हैं कितने हैं। तो फिर देखता है जो किराना दुकान ऑलरेडी वहाँ पे है, तो उनकी कितनी सेल्स रहती हैं, कितने ख़रीदार उनको आते रहते हैं। तो उसी के बेसिस पे उसको ये लगता है कि क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एक और दुकान खोलने की या नहीं। अगर उसको लगता है कि ऑलरेडी जो दुकान वहाँ पर है उनको काम नहीं है, तो या उसको लगता है कि यहाँ पे बहुत कम घर हैं जिससे दुकान नहीं चल सकता है, तो फिर उसके लिए वो मार्केट अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नहीं लगेगी, तो वो मार्केट सर्वे करके वैसा डिसीजन फिर नहीं लेगा। लेकिन जब भी उसको लगेगा कि हाँ है पोटेंशियल, तभी वो ऐसा काम करेगा और तभी वो सक्सेसफुल रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से व्हेन वी टॉक अबाउट सेटिंग अप ए ट्रैवल एजेंसी, द एंटरप्रेन्योर विल फर्स्ट ऑफ ऑल conduct his own market survey. He will try to explore whether there is an opportunity for starting a travel agency or not. तो वो एसेस करेगा कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है एक ट्रैवल एजेंसी को स्टार्ट करने की या नहीं। तो उस अपॉर्चुनिटी को एसेस करने के लिए वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा ट्रैवल नीड्स की, कि क्या वहाँ पे ट्रैवल नीड है लोगों की, और अगर नीड है तो किस टाइप की नीड है, और अगर नीड नहीं है कि तो क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि नीड को क्रिएट कर सकते हैं। तो उस तरीके से वो स्टडी करता है मार्केट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर सपोज़ किसी टाउन में, छोटा सा टाउन है या कोई बड़ा सा गांव है, कोई वहाँ पे सोचेगा कि मैं एक ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करूँगा, तो अब ये देखेगा कि उस गांव के लोग तो ट्रैवल ही नहीं करते हैं, वो तो जाते नहीं हैं कहीं। अब उसको मार्केट सर्वे के दौरान वो देखेगा, बहुत सारे लोगों के साथ बात कर लेगा, तो लगेगा कि यहाँ के लोग तो अक्सर कोई ट्रैवल ही नहीं करता है, ज़्यादातर अपने ही इलाके में होते हैं या लेकिन वहाँ से ये देखेगा कि उनकी एग्रीकल्चरल इनकम अच्छी है, सेब के बाग हैं, बागों से अच्छा रेवेन्यू आता है, साल का पैसा आता है उनको,
तो उसको लगेगा कि यहाँ पे हम ट्रैवल की नीड क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि एज सच उनको ट्रैवल की नीड नहीं है, क्योंकि वो तो करते ही नहीं हैं ट्रैवल, लेकिन क्योंकि वहाँ पे हम नीड क्रिएट कर सकते हैं ट्रैवल की, ओके, तो उसमें वो एक चीज़ कर सकते हैं, ट्रैवल नीड को आइडेंटिफाई करना। अब ये है कि अगर किसी के पास पैसा है तो वो डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। सपोज उसी विलेज में जहाँ पे कोई एज सच ट्रैवल नहीं करता था, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम अच्छी है, तो एक एंटरप्रेन्योर ये फील कर सकता है कि यहाँ पे हम लोगों को, सपोज उम्रा, आज की बात तो मैं नहीं करूँगा, आज तो कोविड की वजह से बंद है सारा, लेकिन जनरल में मैं बात करता हूँ। सपोज उम्रा पैकेज यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। यहाँ के लोग जो हैं इनको अच्छा पैसा आता है बागों से या बाकी, लेकिन अभी तक ये निकले ही नहीं हैं, लेकिन इनमें ये नीड क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि चलो मक्का शरीफ यहाँ, तो उसकी नीड उनको क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनको वो ऑलरेडी एक उस किस्म का शौक तो होगा ही, तो वो नीड क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर है वो पैकेज यूज़ करने की, क्योंकि पैसा उनके पास है। तो इस हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर अपना वेंचर वहाँ पे स्टार्ट कर सकता है, और वहाँ पे वो बहुत अच्छा ये क्रिएट कर सकता है अपने लिए मार्केट, और वो भी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, इज़न्ट इट? इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए मार्केट क्रिएट कर सकते हैं इसमें। तो ये चीज़ जो है ये एक एंटरप्रेन्योर करता है उससे पहले जब वो कोई काम, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, ऐसे वो मार्केट सर्वे करता है। इसी तरीके से वो वहाँ पे टूरिस्ट्स को ला भी सकता है। जैसे कि सपोज उसका जो इलाका है, उसको लगा कि इलाके में, गांव में कोई खूबसूरत पहाड़ी है, कोई खूबसूरत झील है, या कोई खूबसूरत क्या कहेंगे इसको, वाटरफॉल है, तो कोई खूबसूरत नेचुरल अट्रैक्शन वहाँ पे होगी, और उसको देख के उसको लगे कि यहाँ पे मैं टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, और वो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो वो बात माइंड में लेके वो ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो उसके अलावा वो देखेगा कि और भी चीज़ें, जैसे अभी मैंने बात की उम्रा पैकेज की, तो उसके रिलेटेड हर किसी को जो इंटरनेशनल ट्रैवल करेगा तो उसको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको वीज़ा, बाकी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। या फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे वो देखेगा कि बहुत सारे, क्योंकि बड़ा विलेज है या बड़ा एरिया है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, और जो पढ़ाई के लिए दूसरी रियासतों में जाना चाहेंगे, लेकिन जाते नहीं थे अभी तक, लेकिन उसमें वो नीड भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि पेरेंट्स कन्विंस हो जाए अपने बच्चों को स्टडीज़ के लिए बाहर भेजने के लिए। इनफैक्ट स्टेट के बाहर भी, कंट्री के बाहर भी, जैसे बांग्लादेश जाते हैं, चाइना जाते हैं, बाकी कंट्रीज़ में जाते हैं MBBS या बाकी प्रोफेशनल डिग्रीज़ करने के लिए, तो वो भी उसको लगेगा एक मार्केट अपॉर्चुनिटी। तो ये चीज़ें माइंड में रख के वो ये सोचेगा कि आई विल स्टार्ट माई ओन ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस।
तो उसने अब अपॉर्चुनिटी देखी कि मुझे अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं जिनको कल को प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन करना है, तो उसको लगेगा वो भी अपना मार्केट, क्योंकि वो एक ट्रैवल कंसल्टेंसी तो नेचुरली एडमिशन कंसल्टेंसी के साथ कोलैबोरेट करके, क्योंकि उसी को तो फिर अगर सपोज बांग्लादेश किसी को भेजेगा MBBS के लिए तो पासपोर्ट, वीज़ा, बाकी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। तो ये वो सारे काम कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ दैट कैंडिडेट। उसका पासपोर्ट फैसिलिटेट कर सकता है, उसका वीज़ा, उसका एडमिशन वहाँ पे सिक्योर कर सकता है, उसको वहाँ पे जो फिर फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्टल, बाकी चीज़ें, वो सारे अरेंजमेंट्स करवा सकता है। तो या फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो बाकी इंडिया के ही बाकी स्टेट्स में चाहे BTech बाकी डिग्रीज़ के लिए जाते हैं या हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो उनका ट्रैवल फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनकी टिकटिंग, बाकी चीज़ें। तो ये भी इसके लिए एक मार्केट अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो ये चीज़ें तब कर सकता है जब ये एक मार्केट सर्वे करता है, और मार्केट सर्वे के दौरान ही विल कम टू नो अबाउट सच अपॉर्चुनिटीज़। फिर उसके बाद उसको एक बिज़नेस सेट करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू जाना है, क्योंकि अभी तक जो ये कर रहा था, अभी तक ये मार्केट सर्वे जो कर रहा था, अभी तक इसने सोच रहा था कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूं इस टाइप का, अभी डिसीजन नहीं लिया था। लेकिन अब उसने डिसीजन ले लिया जब उसको लगा कि ये बिज़नेस फिजिबल है, दैट दिस बिज़नेस कैन बी परफॉर्म्ड बिकॉज देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ दैट आई विल गेट इन दिस टाइप ऑफ बिज़नेस। तो देन ही विल गो फॉर द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जब भी आप कोई बिज़नेस सेट करना है तो फिर उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, जो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो होता है, जैसे कि हम बात करते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो उसमें बाज़ाब्ता MSMED एक्ट है, MSMED 2006 एक्ट। तो उसके तहत बाज़ाब्ता प्रोसीजर्स होते हैं बिज़नेस करने के लिए, और उसमें क्लासिफिकेशन दी गई होती हैं, टाइप ऑफ एंटरप्राइज कौन सी है, माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। क्योंकि माइक्रो में आते हैं वो एंटरप्राइजेस जिनका जिनकी इन्वेस्टमेंट प्लांट या मशीनरी में 25 लाख से कम हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। क्योंकि टूरिज़्म एक सर्विस इंडस्ट्री है, तो उसमें तो 10 लाख से कम होना चाहिए माइक्रो के लिए। तो स्मॉल में आता है जिसमें 25 लाख से ज़्यादा हो लेकिन 5 करोड़ से कम हो। तो मीडियम में आता है 5 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम, मीडियम एंटरप्राइज। इसीलिए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में फ़र्क है। तो ये इसको देखना है कि मेरी जो एंटरप्राइज होगी, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, बिज़नेस होगी, वो कौन सी टाइप में आएगी। तो जनरली तो ये माइक्रो में आएगी, क्योंकि इसका जो अमाउंट है वो कम ही जाता है, क्योंकि इसको तो इक्विपमेंट्स की ज़्यादा उतनी ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट इसको एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी एक ट्रैवल एजेंसी सेट करने के लिए, उसको एक प्रिंटर अच्छा सा ज़रूरत पड़ेगा, या अगर डेस्कटॉप भी रखेगा, लैपटॉप वैसे डेस्कटॉप का हर कोई काम लैपटॉप से होता है, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग ऑलमोस्ट। तो उसको और कुछ ये जो है इंटरनेट कनेक्शन आजकल, जैसे कि यहाँ पे जियो फाइबर अच्छी स्पीड देता है, या ब्रॉडबैंड का भी अच्छा खासा स्पीड रहती है ठीक ठाक। तो वो चीज़ से वो अपना जो इक्विपमेंट नीड है उससे उसकी फुलफ़िल हो जाएगी। तो फिर उसके पास इन्वेस्टमेंट पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑफिस के लिए स्पेस होनी चाहिए,
जहाँ पे वो ये चीज़ें रखे, ये इक्विपमेंट्स, और जो ऑफिस एसेसिबल हो, जहाँ पे नज़र हो लोगों की। आजकल तो हालांकि थोड़ा सा एसेसिबिलिटी चेंज हो गई डिजिटल प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आजकल ऑफिसेस में फ़िज़िकल लोकेशन उतनी मैटर नहीं करती हैं जितनी पहले करती थी, क्योंकि आजकल जो फ़िज़िकल लोकेशन आपकी है वो डिजिटल लोकेशन में तब्दील हो गई, क्योंकि आजकल लोग आपके पास फ़िज़िकली आने से ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे आते हैं। जैसे आप देखते हैं जो इस वक्त वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन है, आपको पता है कौन है? दैट इज़ द ओनर ऑफ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन का मालिक है, जेफरी कुछ है उसका नाम। तो ही इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड टुडे। तो उसका तो जो उसके कस्टमर्स हैं वर्ल्ड वाइड, जिनकी वजह से वो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है, तो मुझे नहीं लगता है उनमें से ज़्यादा कुछ उसके किसी ऑफिस में गए होंगे। आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है? हाँ, कहाँ से की है? स्नैपडील से। तो आप कभी स्नैपडील के ऑफिस पे गए? नो सर। ना। आप कहाँ गए उनके? सर यहाँ पे आए, पोस्ट ऑफिस पे आया हूँ। नहीं, मतलब स्नैपडील का के आप जब आपने उनसे परचेज किया, साइट पे है सर, आप उनकी वेबसाइट पे गए। दैट मीन्स आप उनके डिजिटल ऑफिस पे गए, जो उनका डिजिटल ऑफिस है, वेबसाइट, डिजिटल शोरूम जिसका हम कहेंगे, जो डिजिटल शॉप है उनका। लेकिन आप ऐसे उनके दुकान या दफ्तर पे नहीं गए। इसी तरीके से अमेज़ॉन भी सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब रिचनेस के मामले में अमीर तरीन इंसान अमेज़ॉन का मालिक। तो उसके दफ्तर या दुकान पे फिज़िकली नहीं जाता है कोई, लेकिन वो डिजिटली जाते हैं। तो इसी तरीके से ट्रैवल एजेंसी में भी आजकल जो फिज़िकल ऑफिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजिटल ऑफिस की अहमियत है। तो उसके लिए आपको एक रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपनी एक वेबसाइट खोलने की। एक एजेंसी के लिए अपनी एक वेबसाइट ओपन करनी है। तो उसके लिए वेबसाइट को ओपन करने के लिए भी अपना एक प्रोसीजर है। जैसे कि आपको दुकान ख़रीदना है किसी जगह या किराया पे लेना है, उसी तरीके से वेबसाइट का भी अपने वेंडर्स लगे हैं, जैसे कि GoDaddy है। वो वहाँ से आप ये जो डोमेन है तो वो सारा ख़रीद सकते हैं। तो फिर उसको रजिस्टर वो भी वो करके देते हैं। या तो ऐसे होस्टिंग बाबा हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे वेब पोर्टल्स हैं जिनके थ्रू इंसान वेबसाइट्स डेवलप कर सकता है। तो फिर वहाँ पे जब डोमेन अपना रजिस्टर किया, बाज़ाब्ता उसका फ़ी भी भरना होता है, वो भी ऑनलाइन भर सकते हैं। तो उसके बाद आपकी अपनी एक डिजिटल एड्रेस होगा, अपनी एक वेबसाइट होगी, और उस वेबसाइट पे आप अपने प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। सपोज़ टूरिज़म प्रोडक्ट्स हैं, किस टाइप के हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट्स आप वहाँ पे रख सकते हैं। अगर जो भी पैकेज आपके पास हैं, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, तो वो चीज़ें आप उनके ब्राउशर्स रखते हैं। जैसे कि आजकल डिजिटल ब्राउशर्स क्रिएट होते हैं। जैसे ट्रैवल एजेंट ऑफिस में रखता है ब्रोशर, जो कि प्रिंटेड ब्रोशर्स होते हैं, वो ब्रोशर बनाता है, अपने विजिटिंग कार्ड्स बनाते हैं। तो फिर जब उनके पास कोई आता है उनके ऑफिस में, तो उसको ब्रोशर दिखाते हैं, उसको अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं। तो उसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपके जो ब्राउशर्स हैं वो रहते हैं, ताकि जो आपकी वेबसाइट को विज़िट करे वो आपके देखे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पास हैं। आप अपना कैटलॉग वहाँ पे रखते हैं।
कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। तो उन्हीं की बदौलत आप अपने रेवेन्यूज़ जनरेट करते हैं। तो फिर ये जो है ये आपका एक बिज़नेस प्लान की सूरत में, वो हम इंशाल्लाह करेंगे डिस्कस अगले टॉपिक में, बिज़नेस प्लान को सेपरेटली, जो वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। तो अभी मैं थोड़ा सा उसका बताता हूँ, क्योंकि जब आप एक बिज़नेस प्लान बनाते हैं तो उसमें आप पहले ही ये मेंशन करते हैं कि हम कैसे करेंगे ऑपरेट अपना बिज़नेस, हम क्या क्या करेंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे। तो उसमें आप ये चीज़ मेंशन करते हैं कि हम सपोज़, क्योंकि आपने जब ट्रैवल एजेंसी ओपन की तो जो आपका मार्केट है उनको पता लगना चाहिए कि आपने एजेंसी है आपके पास और आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे आपके पास आ जाए आपके ऑफिस में? तो उसके लिए जैसे आप एडवर्टीजिंग, सपोज़ आप पैम्फलेट्स निकालते हैं या न्यूज़पेपर में देते हैं या कुछ रेडियो पे एडवर्टाइज़ करवाते हैं या केबल टीवी पे एडवर्टाइज़ करवाते हैं, ताकि लोगों को पता चलता है कि आपने एक ट्रैवल एजेंसी खोली। तो जब आपका डिजिटल ऑफिस है, जैसे हम वेबसाइट की बात करते हैं, तो अपनी वेबसाइट पर भी आप लोगों को लाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ट्रैफिक जनरेशन। You generate traffic to your website so that more and more people visit to your website and avail your services. तो उसमें भी आप उसमें जो मार्केटिंग आप करते हैं, जिसके थ्रू आप ट्रैफिक जनरेट करते हैं, मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग उसको कहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप एग्जैक्टली वहाँ उन कस्टमर्स तक पहुँचते हैं जो ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो दिलचस्पी रखते हैं ऐसे चीज़ों में। तो उन तक ये मैसेज पहुँचती है कि ये एजेंसी जो है ये आपकी नीड फुलफ़िल कर सकती है, और वो आपकी वेबसाइट को विज़िट करते हैं। तो उसके लिए आप पैसा भी खर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। कंपैरेटिवली वो पैसा वो खर्चा कम है उस खर्चे से जो प्रिंट एडवर्टीजिंग में होता है या बाकी टीवी कमर्शियल्स में होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली पहुंचता है और इसका टारगेट ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। क्योंकि यहाँ पे सपोज़ गूगल में या किसी जगह जो कोई सर्च करता होगा टूरिज़्म रिलेटेड सर्विसेज, उस एरिया में तो आपकी एजेंसी का उसको नाम आएगा। तो ऐसी एडवर्टीजिंग जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। तो वो चीज़ आपके प्लान में भी आप मेंशन कर सकते हैं, अपनी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आपका बिज़नेस का बनेगा, कि मैं अपनी बिज़नेस को लोगों तक इस तरीके से पहुंचाऊंगा, ओके, ताकि उनको पता लगे कि ये चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो पूरी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो टूरिज़्म में प्रोडक्ट होता है वो क्योंकि इंटेंजिबल ही है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी से उसको बहुत हद तक टेंजिबलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि बहुत ही अच्छी वीडियो टेक्नोलॉजी है, जिसमें अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वीडियोस, इवन आजकल 4K वीडियोस डेवलप होते हैं, बहुत हाईटेक कैमरास भी होते हैं। तो उनके थ्रू आप अपनी जो डेस्टिनेशन है, जो आपने अट्रैक्शन रखी हैं, चाहे वो अपने एरिया में वाटर बॉडी है, कुछ है, तो उसकी खूबसूरत पिक्चर्स आप खींचते हैं और वो पिक्चर्स या वो वीडियोस आप अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, ताकि वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं they will watch that video, they will see those pictures, and then they will think of taking a decision to visit your destination. तो वो चीज़ें वह आप रख सकते हैं अवेलेबल वहाँ पे,
और किसी भी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड से कोई भी वो देख सकता है। और फिर उसके बाद when that will happen then you can offer bookings for your package। तो वो जो आपकी आइटिनरी है, ट्रैवल आइटिनरी अगर आपकी है, तो उसको भी आप बाज़ाब्ता वहाँ पे रख सकते हैं कि क्या होगा ट्रैवल शेड्यूल, सारा जो चार्ट आउट होगा उस पर। और फिर मोड ऑफ पेमेंट भी वहाँ पे, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट पे एक पेमेंट गेटवे भी ऐड कर सकते हैं जो उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, जिससे आप उनसे जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, प्रोस्पेक्ट टूरिस्ट्स हैं, वो आपकी पैकेज परचेज करेंगे ऑनलाइन and they can make payment for that also which you can receive online। तो वो वहीं पे एक क्लिक के साथ आएगा। जैसे आपने स्नैपडील पे कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, आपने वो पहले वहाँ पे देखा कैटलॉग से, फिर आपने अपने उसमें ऐड किया जिसमें आपने वो आपका जो प्रोडक्ट लिस्ट जो आपका अपना लेना था, तो आपने वो ऐड किया अपने कार्ट में। तो उसके बाद आपने जब कंप्लीट की शॉपिंग, तो उसके बाद आप पेमेंट गेटवे पे पहुंचते हैं, जहां पे आपको ऑप्शन आता है पे नाउ या पे ऑन डिलीवरी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पे नाउ आजकल होता है, क्योंकि उसमें वो थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं पेमेंट ऑन डिलीवरी से ज़्यादा, तो पीपल प्रेफर टू पे नाउ। तो उसमें जब पे नाउ आता है तो वहीं पे आप अपने डेबिट कार्ड से, या अगर आपने बाकी कुछ यूज़ किया है पेटीएम या कुछ, उसके थ्रू आप वो पेमेंट कर सकते हैं। और बाज़ाब्ता आपको उसका रिसिप्ट भी आता है ऑनलाइन ही कि आपकी पेमेंट रिसीव हो गई, कंफर्मेशन उसकी आती है। तो उसके बाद आपका प्रोडक्ट आपके घर आता है। तो इसी तरीके से वो होता है पेमेंट गेटवे। तो उसी तरीके से आप एक ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट में एक पेमेंट गेटवे भी ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप उस पैकेज की, अगर आपको फुल पेमेंट या एडवांस पेमेंट जो भी आप डिसाइड कर लेंगे, वो आप ले सकते हैं ऑनलाइन। और उसी के साथ एक कॉन्फर्मेशन रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। वो पेमेंट गेटवे के साथ जब पेमेंट कंफर्म होती है, तो उसमें वो ऑप्शन खुद ही आता है कि वो जनरेट होता है, और वो उसके ईमेल में भी जाएगा उस कस्टमर की जिसने वो पेमेंट की। तो अब आप देखिए, ये जो एक डिजिटल ऑफिस है, इसके थ्रू आपने ये सारा काम किया, isn't it? और उसमें आपको उतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ी, और ना ही आपके कस्टमर को उतनी इन्वेस्टमेंट करनी, उतना पैसा खर्च करना पड़ा कि उसको पहले आपके पास आना पड़ा। उसने सारा काम जहाँ से वो है वहाँ से आपके साथ ये ट्रांजैक्शन की। तो इस तरीके से आप अपना ये जो सेट कर सकते हैं। लेकिन फिर इसी के साथ साथ, जैसे यहाँ से आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करनी है अपना बिजनेस स्मूथली रन करने के लिए। तो उसके लिए आप साइमल्टेनियसली जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है, जैसे यहाँ पर जब हम MSME की बात करते हैं, वहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। तो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में उसमें DICs भी आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स हैं, जहाँ पे कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर में वो एप्लीकेशन सबमिट की जा सकती है, और उसको एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज स्टार्ट करने की इजाज़त दी जाती है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पहले प्रोविजनल होती है, और उसके बाद वही प्रोविजनल सर्टिफिकेट कुछ साल के बाद उसको परमानेंट बन जाती है। हालांकि उसको फिर कुछ रिन्यूअल की भी ज़रूरत पड़ती है,
लेकिन जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ या DICs के पास रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म का अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है, जिसके लिए आपको डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म को अप्रोच करना है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन विंग में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उस चीज़ को भी अब आसान किया गया है, क्योंकि पहले तो फिज़िकली ये एप्लीकेशन ऑब्टेन करनी पड़ती थी, फिर फिज़िकली इसको सबमिट करना पड़ता था। अब इसको भी ऑनलाइन रखा गया है, तो ऐसी एप्लीकेशन को अब आप डाउनलोड कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म की वेबसाइट से, और फिर वहाँ पे जो लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स या डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसके साथ रखने हैं वो अटैच करना पड़ता है। आजकल वो अपलोड किए जाते हैं वो डॉक्यूमेंट स्कैन फॉर्म में। जैसे आपको जहाँ पे आपको ऑफिस है, जहाँ पे आपका ऑफिस है उस ऑफिस की जो आपकी लोकेशन है वहाँ पे उसका फ़ोटोग्राफ बाज़ाब्ता बोर्ड लगा के वो रखना पड़ता है साथ। और अगर आपको ऑफिस रेंट पे लिया है तो जो उसका ओनर है उसके साथ आपको एक रेंट डीड बनानी पड़ती है, जो कोर्ट में बनती है, लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसमें आप ये Yes, sir. डिसाइड करते हैं कि इसका रेंट आप कितना पे करेंगे, महीने का या क्या साल का, जो भी आपने डिसाइड किया है। और वो रेंट डीड का डॉक्यूमेंट भी उसके साथ रखना है। अगर आप अकेले ये बिज़नेस करते हैं, क्योंकि इसमें फिर नेचर ऑफ बिज़नेस में भी टाइप्स हैं, इंशाल्लाह उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करना था डिटेल में। तो एक होता है जो खुद ही अपना बिज़नेस अकेले में चलाता है, तो उस बिज़नेस का जो नेचर है उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो बिज़नेस जो एक बंदा चलाता है। मतलब फिर वो रख सकता है अपने एम्प्लॉयज़ या बाकी, लेकिन वो बिज़नेस उसी की होती है एक्चुअली, जिसका मालिक वही अकेले में होता है। तो फिर होता है दूसरे टाइप का बिज़नेस जिसमें दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे बिज़नेस करते हैं, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। सपोज़ आपके साथ कोई दूसरा दोस्त है या रिलेटिव है, वो आपके साथ इकट्ठे यही बिज़नेस करना चाहता है। फिर आपको पार्टनरशिप अगर है तो पार्टनरशिप डीड बनानी है, वो भी कोर्ट में बनती है। Yes. पार्टनरशिप डीड के लिए आपको पहले ये डिसाइड करना है कि अगर दूसरा पार्टनर आपके साथ है वो किस हद तक आपका शरीक है। क्या वो आपकी पार्टनरशिप 50-50 है, या आपका 75% उसका 25%, या कभी 60% एक रहता है 40%, ये आपको डिसाइड करना है उसके साथ। तो इकट्ठे आप डिसाइड करेंगे कि कितने, कभी 3 भी हो सकते हैं, एक रहता है 50%, 2 रहते हैं 25-25, या ऑल 33 कुछ ऐसा इक्वल रेशो में। तो वो सारा आप डिसाइड करके डीड में मेंशन करते हैं। उसमें बाज़ाब्ता ये मेंशन पार्टनर्स के नाम और हर किसी पार्टनर का शेयर किसका कितना रहेगा वो उसमें मेंशन है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो ये पार्टनरशिप डीड भी सबमिट करनी है। तो उसके अलावा पार्टनरशिप के अलावा फिर कोई बिज़नेस होती है जो प्राइवेट लिमिटेड नेचर उसका होता है, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, तो फिर उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो नॉर्मली ज़्यादा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप टाइप के बिजनेसेस होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी बाज़ाब्ता उसके साथ रखने पड़ते हैं जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है। तो उसके अलावा आपको अपनी एक कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आजकल वो लोकल पुलिस स्टेशन इशू करता है कि ये जो कैंडिडेट हैं किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट है या कुछ हैं, वो अपनी एक सर्टिफिकेट देते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो रखनी साथ पड़ती है इसको। और
अगर आपका जो बैंक अकाउंट आपको लाजमी ओपन करना होता है, और वो भी करंट अकाउंट, क्योंकि अकाउंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सेविंग बाकी। इसमें तो बिज़नेस के लिए जब आप स्टार्ट करते हैं तो करंट अकाउंट मांगते हैं ज़्यादातर। तो करंट अकाउंट की डिटेल्स, वो अकाउंट नंबर किस ब्रांच में है, वो चीज़ें उसके साथ रखनी पड़ती हैं। और आजकल टूरिज़्म में आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो वो प्रेफरेबल रहता है, उसकी भी डॉक्यूमेंट आप साथ रख सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है इनको सबमिट करने के बाद ये एप्लीकेशन फिर प्रोसेस होती है वहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है कुछ नॉमिनल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो वो रजिस्ट्रेशन फ़ी भी डिपॉज़िट करना पड़ता है साथ साथ, ताकि फिर उसके बाद जब ये प्रोसेस होता है फिर आपको एक मैसेज आती है या फ़ोन कॉल आती है, उसमें एक इंस्पेक्शन टीम आता है, फिर वहाँ पे आपकी जो लोकेशन है, ऑफिस है, उसको देखने के लिए आते हैं। तो उसके बाद वो अपना रिपोर्ट देते हैं कि वो यही चीज़ें चेक करेंगे कि आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर जो भी है, ऑफिस में जो फर्नीचर हैं वो ठीक हैं, क्योंकि कोई टूरिस्ट आ जाए तो वहाँ पे मतलब ऑफिस में जो आ जाएगा तो वो ये चीज़ें चेक करते हैं। और उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको इश्यू होती है, जिसकी एक वैलिडिटी रहती है, और तब तक उसके बाद उसको फिर रिन्यू करना पड़ता है। क्योंकि रिन्यूअल इसलिए होती है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इश्यू होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद फिर उसकी एक वैलिडिटी रहती है, उस वैलिडिटी को ख़त्म होने के बाद फिर आपको उसको रिन्यू करना पड़ता है। तो ये एक प्रोसीजर है एक बिज़नेस को स्टार्ट करने का, राइट। तो यहाँ पे आज हमने ये डिस्कस किया कि टूरिज़्म रिलेटेड बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे टाइप्स हैं बिज़नेस के। कोई किसी और टाइप का बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो अकॉर्डिंगली उसको भी ऐसी ही प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ता है, मोर और लेस, राइट। सो with this we are going to conclude today's session, and anything if you would like to discuss more about it, or would like to seek some clarification, now the topic is open for discussion.